वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो सीरीज़ हमने शुरू की है इसमें हम जो है वो द हिंदू का प्रॉपर एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो कोई न्यूज़ द हिंदू में मेंशन है वो हमें हेल्प करेगी GS1 में, GS2, GS3 एंड GS4। मेनली हमारा जो टारगेट है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस अप्रोच को साथ में लेकर चलना है, ताकि जो है वो हमें ये प्रॉपर क्लियर हो कि हम किस तरह से जो है वो कोई न्यूज़ को एज एन एग्जाम्पल जो है वो अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इनिशिएटिव रिगार्डिंग द करंट अफेयर, हम जो है वो डेली लाइव क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके जो डेमो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको बताना चाहूँगा कि HP हाई कोर्ट का एग्जाम यानी कि जो क्लैरिकल लेवल का एग्जाम है वो रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हमने एक क्रैश कोर्स शुरू किया है। ये क्रैश कोर्स जो है वो हमारा 2 से 3 महीने रहेगा और इसमें जो हमारा टारगेट है या जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट बैच है वो 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसमें जो हमारे कोर टारगेट रहेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लास नोट्स और मेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस में जो है वो यहाँ पर आपको एक तो एस्से आते हैं लिखने के लिए, और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के जो एस्से हैं उनको मैंने सॉल्व करके जो है वो जो हमारा ऑफिशियल चैनल है डेली फैक्ट का टेलीग्राम पर, उसको वहाँ पर अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हैं और सैंपल भी हमारे कंटेंट का यहाँ से देख सकते हैं। देन उसका लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि लाइव क्लास होगी हर रोज और साथ में ही जो है वो लाइव क्लासेस करेंगे। इसके रिगार्डिंग सिलेबस की पूरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। देन वीकली रिवीजन होगी यहाँ पर और टेस्ट होगा, यानी कि हम जो वो 5 दिन पढ़ेंगे, 6th डे रिवीजन करेंगे और 7th डे हमारा टेस्ट होगा। ये हमारा कोर जो है वो टारगेट रहेगा। इसके बाद करंट अफेयर, जैसा कि अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो न्यू सिलेबस जो है वो रिलीज किया था, तो उसमें 2 इयर्स का करंट अफेयर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट कि हम जो है वो 15 to 18 मंथ्स या ऑलमोस्ट 2 साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन करंट अफेयर को करने का जो हमारा तरीका है उसमें हम ना स्टैटिक को साथ में लिंक कर रहे हैं। तो यानी कि आपका स्टैटिक भी करंट अफेयर की क्लास में साथ के साथ में रिवाइज होगा और साथ में HPG की क्लासेस यहाँ पर होगी, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो न्यू सिलेबस अभी जिस तरह से न्यू ट्रेंड अभी क्वेश्चंस का बन रहा है उसी तरह से यहाँ पर जो है वो क्लासेस रहेगी। तो अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत हम एक कोटेशन से करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर मे बी पीपल दैट हैव मोर There may be a people that have more talent than you, but there's no excuse for anyone to work harder than you. तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है कि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जो आप जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके लिए, बट लेकिन जो भी ऐसा हो सकता है कि टैलेंट सभी के पास ज़्यादा आपसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। बट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एनी वन टू वर्क हार्डर देन यू। तो याद रखना है कि जो आपका हार्ड वर्क है वो एक दिन पे जरूर करता है। देन उसके बाद न्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहली न्यूज़ आजकल काफ़ी हाईलाइटेड चली है। सबसे पहले तो देखो इम्पीचमेंट की बात की गई थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको रिमूव करने की यहाँ पे बात की और उसका मोशन भी जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया था। देन उसके बाद मतलब सेक्रेटरी जनरल को जो वो मोशन सबमिट किया है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने एक जो है वो स्पीच दी और उस स्पीच की वजह से इम्पीचमेंट जो है वो जज के अगेंस्ट भी आ गई, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक लिंक करता है GS2 के साथ। और इसमें हमें याद रखना है कि एक तो गवर्नेंस के साथ आ रहा है और दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ आ रहा है। तो दैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हमें यहाँ से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स लिंक कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस साथ में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है और किस तरह से होगा। तो सबसे पहले इंपीचमेंट की अगर हम बात करें तो 2 बेसिक ग्राउंड्स यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देन उसका प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेज में अलग अलग से स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट के। देन उसके बाद अगर ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो अप्रूव हो जाती है, फाइनल हो जाती है, तो फाइनली एट द एंड जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के केस में यहाँ पर आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 लिंक करता है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 218 यानी कि आपका 218 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से रिमूव होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मोशन जो है वो कोई MP राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बेसिक यहाँ पर याद रखना है दोनों में ही जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि सेम पावर है दोनों की, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो ये पावर है वो रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट वो सेम है।
अब लोकसभा में 100 मेंबर की सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, मिनिमम इतने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए तभी एडमिट होगा मोशन। देन उसके बाद स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ योर स्पीकर इन लोकसभा, और राज्यसभा के केस में अगर हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि जो यहाँ पर ये रेजोल्यूशन, जो ये मोशन आया है, ये रेलेवेंट है या नहीं है, यहाँ पर बात जो मटेरियल बात की जा रही है वो रेलेवेंट है या नहीं। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट होता है देन उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर राज्यसभा में मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में ही कमेटी बनेगी 3 मेंबर की, और अगर लोकसभा में तो लोकसभा में 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। फिर उसके बाद ये पूरी स्टडी करेगी, पूरा डिटेल इंक्वायरी करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये इंक्वायरी कमेटी में जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो जज के अगेंस्ट जाती है तो फाइनली ये क्लियर होता है कि डिबेट होगा और रेजोल्यूशन होगा हाउसेज में। यहाँ पर अगर ये डिबेट और रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, दोनों हाउसेज में अलग से मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, अगर पास हो जाता है तो फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को रिमूव कर देंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस है, इसको लर्न कर सकते हैं, एज एन ट्रिक भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम बात करें, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो हमारे संविधान में जो है वो एक लाइन जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक की गई है, दैट इज फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आप इसको एज एन इंट्रोडक्शन अपने आंसर में लिख सकते हैं। देन बेसिक अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिंक करता है फाइनेंस कमीशन के साथ, और ये पार्ट 12 में जो है वो मैंशनड है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि कुछ जुडिशियल पावर्स भी जो फाइनेंस कमीशन के पास होती है। फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उनको जरूरत लगती है। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 5 साल का होता है, और मेंबर्स भी जो है वो उसमें 5 होते हैं। 1+4 की यहाँ पर रेशियो रहती है, यानी कि 1 चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स। इंपॉर्टेंट रहेगा काफी। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको बताना है कि यूपीएससी के चेयरमैन जो है वो दोबारा अपॉइंट किए जा सकते हैं एज एन यूपीएससी चेयरमैन, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी की, तो यहाँ पर जो है वो पावर जो है वो उनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में मिल रखी है, जो कि पावर जो है वो आपका एक सिविल कोड की तरह इंडिया फंक्शन करते हैं। देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम होता है, एक तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देना, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को काम देंगे उसके रिगार्डिंग उनको रिकमेंडेशन देनी है। सेकंड, उसके बाद जो काम रहता है, जो मेन काम है इनका, वो है फाइनेंसेस को एलोकेशन किस तरह से होगी, उसके बारे में जो है वो सरकार को ये बताते हैं, यानी सेंटर स्टेट के बीच में किस तरह से जो है वो पैसा बांटा जाएगा, वो जो है वो फाइनेंस कमीशन बताते हैं। देन यहाँ पर हमें साथ में और भी याद रखना है कि जो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करता है वही बाइंडिंग होगी। अदरवाइज बाकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लाइक फॉर यूपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन हो, उनकी वो जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी। देन यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात की गई है, वो है आर्टिकल 243 के अंडर जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसको भी 5 साल के लिए बनाया जाता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे नेशनल लेवल पर हम बात करें तो केसी नियोजी, सेकंड अगर हम बात करें तो के संथानम, और 15th की अगर हम बात करें तो एनके सिंह, और 16th की अगर हम बात करें तो अरविंद पनगरिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स में भी हमें हेल्प मिले। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है पीएम टू चेयर कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ये 4th कॉन्फ्रेंस होगी जिसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2015 में नीति आयोग को बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो है वो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। और ये वर्क करती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करना यहाँ पर टारगेट है। प्लस साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है इस न्यूज में, एक तो सबसे पहला थीम है कि जो कॉन्फ्रेंस 3 डेज थीम, जो आपकी 3 डेज कॉन्फ्रेंस रहेगी, उसकी जो थीम है वो है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड की यहाँ पे। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो मैक्सिमम है, तो हमारे पास अभी अराउंड 62% है, 15 से लेकर 59 ईयर ओल्ड। देन यहाँ पर पीक अगर हम बात करें जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की रहेगी वो रहेगी 2060 तक। 2060 तक जो हमारी जो पीक देखी जा सकती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ये बेसिक डाटा है, आप इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये GS3 में हमें हेल्प करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये IR यानी कि GS2 का ये टॉपिक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो 3 डेज के विजिट पे जो है वो भारत आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। एक फैक्ट हमें याद रखना है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको श्रीलंका ने ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन करके रखा है। तो हमारे लिए ये कंसर्न भी रहता है कि चाइना जो है वो अब साउथ में भी प्रेजेंट है, और चाइना अभी नेपाल में भी जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एंट्री कर गया। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एंट्री था। तो पाकिस्तान इधर हो गया नेपाल, और इधर हो गया आपका
श्रीलंका। तो अभी देखो इस तरह से एक तरह से ट्राई जंक्शन जो है वो बन चुका है, तो ये जो है वो हमारे लिए काफ़ी कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द चाइनीज प्रेजेंस। अब क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में किस तरह से बन रखा है पहले, तो यहाँ पर पल्क स्ट्रेट, पल्क बे, और उसके बाद ये आपका एडम ब्रिज और फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये सीक्वेंस ना याद करना बहुत जरूरी है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इससे कोई इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो आपका ईस्ट वाली साइड पे वे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका इधर वाली साइड पे इंडियन ओशियन, और साउथ में इंडियन ओशियन, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। देन यहाँ पर हमें जो याद रखना है वो है कि हम्बन तोता पोर्ट ये श्रीलंका के अंडर है। काफ़ी क्राइसिस जो है वो श्रीलंका में देखे गए थे, जिसके बाद से अभी IMF ने उनको कुछ फंडिंग दी है और फाइनली क्राइसिस को कुछ हद तक सॉल्व किया जा रहा है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों जो है वो श्रीलंका में देखे गए थे। देन किसी भी कंट्री को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना IR पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक अप्रोच है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर हमें रिलेशंस को पढ़ना है IR पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। हिस्टोरिकल में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अशोका के फेज को हम पढ़ सकते हैं। मिडिवल फेज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो संगम एज को हम यहाँ पर एज एन रेफरेंस अर्ली मिडिवल फेज, चोला चेरा पांड्यास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी कंट्रोल किया था श्रीलंका के रीजन को, तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न टाइम पे हम कॉलोनी की फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लेबर के लिए इंडियन लेबर को जो है वो श्रीलंका में बसाया, और जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो श्रीलंका पर भी जो है वो रूल करते थे फ्रॉम इंडिया, या ये भी जो है वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की। तो इस तरह से जो है वो हम कॉमन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें पढ़ना जरूरी है कि कब से जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने शुरू हुए, तो हम इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। सपोज आपका पॉलिटिकल में अगर हम बात करें तो रिसेंट क्राइसिस जो श्रीलंका में थे उसके बारे में पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के क्या क्या इनिशिएटिव है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है, और यहाँ पर जो राजीव गांधी वाला इंसिडेंट रहता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्नेहलीज को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लस यहाँ पर ना लाइन ऑफ क्रेडिट को हम पढ़ सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको हम पढ़ सकते हैं, और जो भी जो है वो ट्रेड हमारा है श्रीलंका के साथ उसको भी हम देख सकते हैं। प्लस साथ में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो स्नेहलीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। उसके बाद पीपल यानी कि जो इंडियन श्रीलंका में उनको स्नेहलीज कहा जाता है, यानी कि तमिल स्पीकिंग जो है वो श्रीलंकन उनको स्नेहलीज कहा जाता है। कल्चर को हम पढ़ सकते हैं, और रिलीजन, कल्चर और रिलीजन जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ लिंक करता है पहली बात, और हिंदुइज्म, तीनों यहाँ पर पढ़ने जरूरी रहेंगे। श्रीलंका की हम बात करते हैं क्योंकि अशोका ने जो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था श्रीलंका में, ये कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है श्रीलंका के रिगार्डिंग। देन चैलेंजेस हमें पढ़ने हैं, तो चैलेंजेस में चाइना फैक्टर को हम पढ़ सकते हैं, चाइना की प्रेजेंस, और वे फॉरवर्ड हमारे पास रह सकते हैं कि क्या जो है वो सजेशंस फर्दर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली अगर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद महाकुंभ 2025 में जो है वो यहाँ पर जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने दी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। और प्रयागराज में उन्होंने बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, तो इनॉग्रेट किया, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ जो 2025 का है वो महायज्ञ है एक तरह से ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी की बात जो है वो यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने की। यज्ञ से रिलेट इसको लिंक कर रहे हैं, और कहाँ पर प्रयागराज में जो है वो इन्हें कहा। प्लस साथ में इन्होंने यहाँ पर एक AI बेस्ड चैटबॉट को इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है सहायक। AI बेस्ड है ये, और ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, जो कि डिवोटी जितने भी अटेंड करेंगे उनको जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करने के लिए जो है वो ये जो है वो AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया। अब यहाँ पर जो ये लाइन है ना महायज्ञ ऑफ यूनिटी, तो ये हम ना अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं एक तरह से लिंक करके महाकुंभ को। और महाकुंभ जो है 12 साल में होता है, हर 12 साल बाद जो है वो महाकुंभ होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 जगह पर लगता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर। देन एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हम महायज्ञ इसको इंक्लूड करते हैं तो हम इसको सोसाइटी वाले पॉइंट में अपने साथ ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से यूनिटी और डाइवर्सिटी का कंसेप्ट लिंक करता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रांस के न्यू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यहाँ पे, और इनका जो नाम है वो है फ्रांसियोस बेरियो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ब्रायो इनका नाम है, और ये 73 ईयर ओल्ड है, और इन जो है वो सेंट्रलिस्ट है एक तरह से, और इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी जो है वो गहरी है जो प्रेसिडेंट है अभी फ्रांस के उनके साथ। अब हमें जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस साथ में जो हमें याद रखना है वो ये कि फ्रांस में जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो है PM। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी। देन उसका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले रखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन
89 से लेकर 99 के बीच में हो रखा, और इसके रिगार्डिंग सेपरेट एक क्लास हमने जो है वो पूरी की पूरी IR बेस्ड, जिसमें हमने फ्रांस को पूरा डिस्कस किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम लास्ट में आज डिस्कस करेंगे दैट इज एडिटोरियल, और ये एडिटोरियल कहीं ना कहीं इम्पीचमेंट से लिंक करता है और स्पिरिट, और अगर हम बात करें जो अभी जो 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 वो जो सिटिंग जज थे उनके जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी उसके उससे लिंक करता है डायरेक्ट। और इसमें जो हमें याद रखना है कि वाउंडिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले तो हमारे संविधान की जो स्पिरिट है उनको इन्होंने हाईलाइट किया है। तो देखो इस तरह से हम भी जो है वो बता सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल दैम हैव बीन विटनेस यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट यानी वो स्पिरिट इफेक्ट हुई है। तो एक तरह से देखो इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाई जा सकती है प्रेम्बल को लिंक करके, तो हम इस तरह से जो बना सकते हैं। देन इन्होंने यहाँ पर जो है वो मेनली जो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि जो आर्टिकल में इन्होंने जो स्पीच जो है वो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दी है एज अ जज, ठीक है, ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये हमारी जो संविधान की कोर वैल्यूज़ है उसको इफेक्ट करता है, कोर वैल्यूज़ को। प्लस साथ में इन्होंने ये कहा कि जो स्पीच है उसके रिगार्डिंग जो है वो ये जो है वो इसको एक्ट एंड वायलेंस इंक्लूड करना चाहिए, और साथ में एक तरह से हेटेड स्पीच भी इनको यहाँ पर जो है इंक्लूड करना चाहिए। देन और इन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट में इन्होंने ऐसा कहा था कि ऑलमोस्ट अगर हम एक एवरेज पे बात करें यहाँ पे कि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि जो मतलब यहाँ पर जो है वो संविधान या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो मेजॉरिटी के विल पर हो रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग जो इन्होंने जो है वो ये जो है वो स्टेटमेंट दी थी। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि मतलब शी ऑल्सो अर्ग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है यहाँ, ठीक है, सबसे पहला, और दैट मस्ट बी इंटरप्रिटेटेड इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़। प्लस साथ में इन्होंने कहा कि जो ये जस्टिस की जो स्पीच है इसके रिगार्डिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग तो होनी चाहिए, प्लस पब्लिक प्रोटेस्ट भी यहाँ पर जो है वो होने चाहिए जो इन्होंने कहा। तो यहाँ पर जो है वो मतलब एक तरह से कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दिस आर्टिकल कंक्लूड्स विद अ कॉल फॉर सिटीजन्स टू अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेसिस्ट ऑल अटेम्प्ट टू अंडरमाइन इट। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें अपने संविधान को बचाने के लिए खुद से ही जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर जो है वो आर्टिकल में कहा गया। और वी द पीपल इसमें क्लियर भी होता है यहाँ पर कि हमने ही सरकार बनाई है, और सरकार इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, सरकार हमारी है और हमारे लिए जो है वो काम कर रही है और हमने ही बनाई है। सेकंड पॉइंट हमें जो यहाँ पर याद रखना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का, और प्लस थर्ड पॉइंट हमें जो यहाँ पर याद रखना है दैट इज प्रेम्बल, कि प्रेम्बल कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से लिंक किया जा सकता है, वो हमें इसे एडिटोरियल से पता चला। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स जो कि द हिंदू में मेंशन थी। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट, एंड अगर आप हमारे साथ हमारी करंट अफेयर की क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फाइनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं न्यूज़ जल्दी ही करंट अफेयर के साथ।